नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इमानुएल दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत, एकता, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता। तो हम जानेंगे आज यांत्रिक एकता। दुर्खिम ने दो प्रकार की एकता बताई है, एक यांत्रिक एकता, दूसरी सावयवी एकता। प्रथम प्रकार की एकता को उन्होंने यांत्रिक एकता कहा है, जो कि प्राचीन, सरल, सादे, छोटे व अविकसित एवं आदिम तथा पिछड़े समाजों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इन समाजों में के सदस्यों में आपस में क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं, जो सामाजिक एकता का आधार होता है। ये समाज आकार में छोटे होते हैं, अर्थात इन समाजों की जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। ये छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं व इनकी आवश्यकताएं भी बहुत कम व सीमित मात्रा में इनकी आवश्यकताएं होती हैं तथा ये एक जैसी आवश्यकताएं पाई जाती हैं। इनमें व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है, वह समूह के व्यक्तित्व में घुल मिल जाते हैं और उनमें एकता का कारण सभी क्षेत्रों में एकरूपता का होना है। इसलिए दुर्खिम ने एकरूपता पर आधारित एकता को ही यांत्रिक एकता बताया है। इन समाजों में श्रम के विभाजन के अभाव अथवा न्यूनतम या अल्प होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में एकरूपता विद्यमान है। यांत्रिक एकता की विशेषताएं। दुर्खिम ने श्रम के विभाजन के अभाव अथवा अल्पता के कारण इन आदिम समाजों की यांत्रिक एकता की जो विशेषताएं बताई हैं, उन्हें हम जानेंगे। सर्वप्रथम इन्होंने पहली विशेषता बताई है मानव व्यवहार और मनोविज्ञान। यांत्रिक एकता वाले आदिम समाजों के व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक घटनाओं के क्षेत्रों में हमें एकरूपता देखने को मिलती है। उनके आपस के उनके विश्वास, उनकी धारणाएं, उनके मत, उनके तरीके, उनके व्यवहार का तरीका आदि सभी चीज आपस में सब कुछ एक जैसे दिखाई देते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि इन यांत्रिक एकता वाले समाजों के व्यक्तियों में भिन्नता केवल आनुवंशिक कारण होती है। इन आदिम समाजों में परंपरा का हमेशा महत्व रहता है, परंपरा का प्रभुत्व रहता है और ये व्यक्तिवादिता और व्यक्तिवाद का पूर्णता अभाव पाया जाता है। अर्थात इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व न होकर के समाज की एकता का महत्व अधिक होता है। दूसरा, कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। दुर्खिम का कहना है कि यांत्रिक एकता पर आधारित सामाजिक अंतर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकरूपता होती है और ये अपने आप में शक्तिशाली, सर्वसम्मत और अव्यक्तिवादी चेतना होती है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समूह के नैतिक मूल्यों व नैतिक अंतर्विवेक को पुनः प्राप्त करना है। न्याय का उद्देश्य भी यहाँ पर यही होता है कि वह अपराधी द्वारा क्षतिग्रस्त की पूर्ति नहीं करवाना है। फिर आता है एकात्मकता और सामाजिक बंधन। दुर्खिम ने कहा है कि इन समाजों में जनसंख्या के अल्प होने तथा श्रम विभाजन की अल्पता के फलस्वरूप इनमें यांत्रिक एकता हमें देखने को मिलती है। ये व्यक्तियों की
सादृश्यता या सजातीयता पर आधारित होती है। बंधन जो इनको एक सुदृढ़ एकता में बांधते हैं वे एक सशक्त जनमत की सर्वसम्मति होती है। ये भी व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक एकरूपता पर आधारित होता है। राजनीतिक शासन व प्रणाली। दुर्खिम ने कहा कि इन समाजों में सभी महत्वपूर्ण न्याय के कार्य तथा सामाजिक मामले को पूरा समाज मिलकर उनका निपटारा करता है। इन समाजों में शासन करना, नियम बनाना आदि सभी कार्य संपूर्ण समाज अपने सदस्यों की सार्वजनिक सभा में मिलकर करते हैं और ये पंचायत के रूप में संगठित होते हैं और समाज का कोई भी मामला यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं होता है। उसकी चर्चा तथा मामले का निर्णय पूर्ण रूप से सामूहिक रूप में लिया जाता है। फिर आता है आर्थिक संगठन। दुर्खिम का कहना है कि इनकी आर्थिक संभरणात्मकता होती है, अर्थात व्यक्ति मुश्किल से ही अपनी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति कर पाता है। इन लोगों में संपत्ति व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक होती है और विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। उत्पादन में श्रम के विभाजन का अभाव होता है और सभी परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी कार्य करते हैं। इनमें वर्ग नहीं होता है, सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। मालिक और मजदूरों के संबंध भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं और इन समाजों में संपत्ति सामुदायिक होती है। फिर आता धर्म एवं विचारधारा। दुर्खिम ने कहा कि इन आदिम समाजों में यांत्रिक एकता का मुख्य कारण धर्म तथा इनकी विचारधारा भी है, क्योंकि इन समाजों के लोग अवैयक्तिक टोटम शक्तियों में विश्वास करते हैं, अर्थात अलौकिक शक्तियों में इनका विश्वास अधिक पाया जाता है। ये सामूहिक होती है और टोटम व्यक्तित्व और व्यक्तिकता से हमेशा स्वतंत्र होता है। इनमें स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिभाववाद भी देखने को मिलता है। सदस्यों में व्यक्तिकता का अभाव होता है और इसे पवित्र शक्ति में विश्वास तथा अभिव्यक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। अर्थात दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता और दमनकारी कानून एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित हैं। दुर्खिम ने कहा कि इन परस्पर संबंधों की व्याख्या के लिए दुर्खिम ने अपराध और दंड तथा सामूहिक चेतना पर प्रकाश डाला है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून का हमेशा प्रभुत्व होता है और उनमें यांत्रिक एकता पाई जाती है। इसके आधार पर दुर्खिम ने अपराध और दंड को बताया है। दुर्खिम ने अपराध की व्याख्या करते हुए कहा है कि सभी समाजों में अपराध के लिए दंड दिया जाता है, चाहे वह यांत्रिक समाज हो चाहे वह सावयवी समाज हो। अपराध को सामूहिक चेतना का उल्लंघन माना जाता है। इसे सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध एक आचरण माना जाता है। अब यांत्रिक एकता वाले समाजों में अपराध का निर्धारण दमनकारी कानून की व्यवस्था के द्वारा किया जाता है और इन कानूनों